सभी प्यारे छात्रों का कक्षा 10वीं गणित में स्वागत है। और आज हम सीखेंगे पेज नंबर 12 पे जो उदाहरण 6 दिया गया है ना, इसको हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ, फिर आप खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करना और फेयर रजिस्टर में एक-एक करके सारे सवाल लिखते जाना, उनके सॉल्यूशन, ताकि जब आप एग्ज़ाम नज़दीक आए तो बहुत फास्ट रिवीजन कर पाओ। और गणित में 100 में से 100 लाने की तैयारी करनी है, इसलिए रजिस्टर बनाना ज़रूरी है। चलिए सबसे पहले हम सवाल को पढ़ेंगे अच्छे से। देखो इसमें क्या दिया गया है। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब अभी पहली बार हम परिचित होंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसके पहले जो हम कर रहे थे वो थी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम केवल HCF निकालते थे। ठीक है, अगर आप शुरू से जुड़े हुए हैं, एक एक करके सारे वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम HCF निकाल लेते हैं। लेकिन अब हमें साथ में LCM भी निकालना है। और कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसका मतलब ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम HCF भी निकाल सकते हैं और LCM भी निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे, उसको बहुत अच्छे से आपको समझना होगा। आपने छोटी कक्षाओं में अभाज्य गुणनखंड विधि करी होगी और वही करने वाले हैं, और ये विधि उससे भी आसान है। बस आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा HCF होता है ना, इसे हम महत्तम समावर्तक या मासा भी कहते हैं। मासा, ऐसे HCF को। महत्तम मतलब अधिकतम, जो H का मतलब होता है हाईएस्ट। ठीक है, और जो LCM होता है ना, इसे हम लोएस्ट कॉमन, यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं लासा। ठीक है, ये देखो, और इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए जनरल नॉलेज के लिए। और इसे हम लघुत्तम समापवर्तक हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। और HCF को क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। अभी सब चीज़ें अच्छे से बनने लगेंगी, बस फोकस होके बैठिए अच्छे से। अब हम इनको निकाल कैसे सकते हैं? तो सबसे पहले जो हमें संख्याएं दी गई हैं, हम उनको लिखेंगे। तो हम लिखेंगे दी गई संख्याएं, और जो संख्याएं हमें दी गई हैं वो हम लिख लेंगे 6 और 120, सॉरी 20, 6 और 20। अब ये जो संख्याएं हमें दी गई हैं, इनके हमें अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड। 6 के, आप एक एक शब्द देखिए कहाँ क्या लिखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी एग्जाम में। 6 के अभाज्य गुणनखंड, ये लिख लेना है आपको। ठीक है, फिर एक बराबर का चिन्ह लगा लेना है। नीचे लिखना है 20 के अभाज्य गुणनखंड, ये भी आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो अब ये कैसे आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक विधि है, वो विधि हम करेंगे रफ में। ध्यान रखना है एग्ज़ाम में रफ में विधि करेंगे, और उसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख जाएगा। तो चलिए फिर विधि करते हैं। तो ये यहाँ पे रफ का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। सबसे पहले 6 की निकालेंगे। तो देखो आपने छोटी कक्षाओं में किया होगा, 6 लिख लिया और इस तरीके से बना लिया। देखो अब सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2। 2 से भाग नहीं जाता तो हम भाग देते हैं 3 से, और 3 से भी भाग नहीं जाता तो हम देते हैं 5 से, और 5 से भी नहीं जाता तो हम देते हैं 7 से। ये क्रम याद रखिए। क्या क्रम है? सबसे छोटी संख्या 2 मानी जाती है। 1 का नहीं देते भाग, किससे देंगे? 2 से। और 2 से भाग अगर किसी संख्या में नहीं जाता है तो ट्राई करेंगे कि वो 3 से जाएगा। और अगर किसी संख्या में 3 से भी नहीं जाता है तो ट्राई करेंगे कि 5 से जाएगा। और अगर किसी संख्या में 5 से भी भाग नहीं जा रहा है तो फिर ट्राई करेंगे कि 7 से जाएगा। और 7 से नहीं जाएगा तो और आगे की बता देता हूँ, 11 से जाएगा। और 11 से नहीं जा रहा है तो ट्राई करेंगे कि 13 से जाएगा। और 13 से नहीं जाएगा तो 17 से तो जाएगा। और अगर 17 से भी नहीं जाता है
तो 19 से ट्राई करेंगे। यहाँ तक आप पूरा क्रम याद रखेंगे, आप रजिस्टर में कहीं लिख लीजिए, तो आप एग्ज़ाम में फंसोगे नहीं। क्योंकि कई संख्याएं ऐसी हैं जिनमें क्या होता है कि वो जानबूझ के ही ऐसी संख्या दे देते हैं जिसमें 19 के अलावा किसी संख्या का भाग ही नहीं जाएगा, या 23 के अलावा किसी संख्या का भाग ही नहीं जाएगा। तो कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम 2 से ही ट्राई करेंगे। तो 6 में तो 2 का जाता है, तो 2 तिया 6 कितने बार गया? 3 बार। तो नीचे जितने बार जाता है भाग वो संख्या लिखते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 3 बार गया तो 3 नीचे लिखेंगे और 6 कट गया। ठीक है। अब फिर एक लाइन खींचेंगे। अब फिर हम 2 से ट्राई करेंगे, तो 2 से तो जाएगा नहीं 3 में, तो 3 से ही जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा ऑर्डर आता है 3 का, तो 3 से एक बार चला जाएगा। 3 एकम 3, और जैसे ही यहाँ पे 1 आ गया समझ लो विधि संपन्न हो गई। इसके बाद जो इस तरफ मिलते हैं वही अभाज्य गुणनखंड है, 2 गुणा 3। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 6 के जो अभाज्य गुणनखंड मिले हैं वो है 2 गुणित 3। तो यहाँ पे लिख लेना 2 गुणित 3। बताओ आया समझ में? ठीक है। शुरुआत में टाइम लगता है समझने में, लेकिन फिर आप स्पीड पकड़ जाओगे, इसलिए मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ। अब इसके बाद बात करते हैं 20 की। तो फिर 20 लिखा और यहाँ पे ये बना लिया। देखो अब भाग करेंगे, सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2। तो 2 से करेंगे, चला जाएगा। तो 2 धाम 20 चला जाएगा ना। फिर देखो हमेशा याद रखना, अगर आखिरी में 0 है तो 2 से जाएगा या फिर 5 से जाएगा, ये हमेशा याद रखना। तो फिर 2 से चला जाएगा, तो 2 पंचे 10, 5 आ गया। अब 5 ही है तो 2 से भी नहीं जाएगा, उसके बाद जो संख्या आती है 3, 3 से भी नहीं जाएगा, अब सीधा 5 से जाएगा। क्योंकि 3 की दुनिया में 5 नहीं आते, 2 की दुनिया में 5 नहीं आते, लेकिन 5 की दुनिया में 5 आता है। 5 एकम 5, तो 5 से ही चला गया, 5 एकम 5। तो ये जो साइड में संख्याएं मिलती हैं इन्हें कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, जो कि है 2 2 5। इनको गुणा लगा के लिखते हैं, तो 2 गुणित 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 5। बताओ आया समझ में कि नहीं? तो 6 के अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकलेंगे और 20 के अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकलेंगे। तो अब हमें 6 और 20 का सबसे पहले निकाल देना है एलसीएम, फिर हम निकाल देंगे एचसीएफ। तो अब देखो कैसे निकलता है, सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आने वाली हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 6 और 20 का एलसीएम। तो इस तरीके से हेडिंग डाल देना, 6 और 20 का एलसीएम या फिर लासा। अब वो क्या होता है आइए देखते हैं। देखो अब इसको ऐसे निकाल सकते हो आप कि लासा का मतलब होता है लाओ सब। एक छोटी सी मैंने ट्रिक बनाई है जो आपके लिए भी सही रहेगी। लाओ सब मतलब सब लिखना है, सब लिखना है और सभी अभाज्य गुणनखंड को लिखना है, बस रिपीट नहीं करना है, और उनकी सबसे ऊंची घातों को लिखना है। जैसे मैंने ये जो लिखा है ना, इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा सकते हैं कि जैसे कोई संख्या उसी क्रम में रिपीट हो रही है, जैसे 2 यहाँ भी लिखा है, 2 यहाँ भी लिखा है, तो आप 2 पर 2 की घात लगा सकते हो इस तरीके से। तो 2 गुणित 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और फिर गुणित 5। हमेशा आपको ऐसा करना है कि अगर एक ही संख्या गुणा में 2 बार लिखी है ना, तो उस पर 2 की घात लगा के लिख दो। तो अब हमें इसको देखना है और इसको देखना है, इन दोनों को लिखना है। तो लासा कैसे लिखते हैं ध्यान दो, पूरी संख्याओं को लिखो, यहाँ से स्टार्ट करो। लासा में सब लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, लेकिन इसके रूल हैं छोटे से कि जैसे यहाँ पे तुम 2 लिखने जा रहे हो तो 2 से पूछ लो कि भाई साहब यहाँ तुम्हारा कोई ऐसा ऊंची घात वाला तो नहीं है। तो 2 ने कहा कि सेकंड रो में, मतलब नीचे यहाँ देखो 2 के ऊपर 2 की घात है, तो ये वाला 2 ना लिख के आप ये ऊंची घात वाला 2 लिखोगे। अभी आपको मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, फिर इसका किताबी मेथड क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखो यहाँ 2 है, तो इस 2 को ना लिख के हमारी नज़र यहाँ भी जाएगी नीचे कि 2 लिखने से अच्छा है 2 की ऊंची घात वाला ये लिख लो, 2 के ऊपर 2 की घात। लिखना यहीं से स्टार्ट करना है शुरू से, ताकि क्रम बना रहे। लेकिन 2 ना लिख के हमने ये लिख लिया क्योंकि नीचे संकेत मिल रहा है कि 2 की ऊंची पावर ये है, तो इस 2 को ना लिख के इसको लिखो। फिर आगे बढ़े तो गुणा में 3 मिला। अब 3 की ऊंची पावर यहाँ पे तो नहीं है, नहीं है, 3 अकेला यहाँ पे है, तो 3 ही लिखेंगे।
फिर आएंगे नीचे की पंक्ति में, तो क्या मिला 2 के ऊपर 2 की पावर, तो ये तो हमने लिख लिया है तो इसको नहीं लिखेंगे। अब क्या मिला 5, तो 5 को लिख लेंगे। लासा का मतलब होता है लाओ सब, यहां से लिखना स्टार्ट करो और पूरा यहां तक लिख दो, लेकिन नजर बनाए रखो नीचे वाले पे। क्यों? क्योंकि जैसे कोई संख्या आपको मिलेगी तो नीचे तुरंत नजर डालो या वहीं पे नजर डालो कि उसकी ऊंची घात तो नहीं है, तो वहां पे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर होती तो इसमें पहले से पावर चढ़ जाती है ना। जैसे यहां थी तो इस पे डायरेक्ट लिख दिया। तो लिखना तो यहां से ही शुरू करना है, क्योंकि लासा का मतलब होता है लाओ सब, सबको उठा के लिखो। तो सबको उठा के लिख लिया, यहां से स्टार्ट करना है और यहां तक लिखना है। लेकिन इतना बस ध्यान रखना है कि अगर इस संख्या की ऊंची घात नीचे मिल रही है तो वही ऊंची घात लिखो, ज्यादा से ज्यादा लासा में ज्यादा से ज्यादा लिखना है। तो इसलिए हम लिखना तो चाहते थे ये वाला 2, लेकिन 2 ने संकेत किया कि इससे अच्छा तो मेरी ऊंची घात लिख लो, तो लासा तो चाहता ही है कि ज्यादा से ज्यादा लिखें, इसलिए 2 के ऊपर 2 की घात को लिख लिया। फिर अपने यहीं आ गए। फिर 3, अब 3 के लिए फिर नीचे नजर दौड़ाई कि ऐसा तो नहीं कि 3 के ऊपर 2 की घात यहाँ कुछ हो, तो नहीं है, तो उस 3 को ही लिख लिया। फिर नीचे आए तो ये संख्या क्या बोली, मैं तो लिख चुका हूं, तो अब इस पे आ जाओ। 5, 5 को देखना है कि ऊपर तो नहीं 5 पे 2 की घात है, नहीं है तो 5 लिख लिया। पहली बात तो नीचे वालों को ऊपर देखना ही नहीं है, क्योंकि नीचे ऊपर से ही तो आए हैं, इसलिए फिर डायरेक्ट लिखते जाना है। तो ऊपर का लिखते समय बस देखना कि नीचे तो नहीं ज्यादा पावर की है, बस। और लासा का मतलब होता है लाओ सब। अभी मैं आपको एक अभ्यास दे रहा हूं करने के लिए, यहीं पे देख लो। जैसे यहाँ पे देखो ये मैंने लिख के रखा हुआ है। अब इन दोनों में मैं आपसे थोड़ा सा अभ्यास करवाना चाहूंगा, क्योंकि दिमाग में बात सेट होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि लासा निकालो, इसका एलसीएम निकालो, ये अभाज्य गुणनखंड है किसी भी संख्या के, तो बताओ लासा कैसे निकालोगे। तो आपकी ट्रिक क्या है, लाओ सब, सब लिखना स्टार्ट करो, यहां से लिखना स्टार्ट करो। क्या लिखा है 2, तो बस इतना बस ध्यान रखना कि 2 की ऊंची घात तो नहीं है कहीं, तो नीचे देखा तो ये है 2 के ऊपर 3 की पावर, तो इस 2 की जगह पे ये लिखोगे। बहुत ही सरल है, एक बार में टाइम बस लगेगा। फिर आगे यहीं से बढ़ो, 3 के ऊपर 2 की घात, नीचे नजर दौड़ाओ, क्या 3 से 2 से घात से भी ऊंची घात है क्या? नहीं है ना कहीं 3 के ऊपर, तो यही लिखेंगे। आया समझ में कि नहीं? फिर गुणा 5, तो गुणा 5 लिखने ही वाले थे, लेकिन नजर दौड़ाई कि 5 से ऊंची घात तो नीचे है 2 की, ये तो 1 की घात है, ये 2 की घात है, तो फिर इससे अच्छा तो इसको लिख लो। तो ये पूरा एक लाइन में हमने लिख दिया। अब नीचे आ जाएंगे, तो 5 पे 2 की घात बोला, मैं तो लिख गया हूं। 2 पे 3 की घात अब लिखना चाहा तो वो भी बोला, मैं तो लिख गया हूं। फिर 3 को लिखना चाहा तो 3 को इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि 3 की घात तो ऊंची, हमने पहले तो 3 बोला, हमसे भी ऊंची घात लिख गई है, तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। आया बात समझ में कि नहीं? मतलब ऊंची घात जैसे 3 के ऊपर 2 की घात है, तो अब 3 लिखना जरूरी नहीं है, 3 के ऊपर 2 की घात हमने लिख ली है। तो ये भी बच्चों के सवाल रहते हैं कि सर अगर 3 के ऊपर 2 की घात लिख गई है लेकिन नीचे 3 है, जैसे 2 के ऊपर 3 की घात लिख गई है, ये देखो 2 के ऊपर 3 की घात, तो ये 2 हमने छोड़ दिया था ना, इसलिए 3 के ऊपर 2 की घात लिख गई है ना, ऊंची घात लिख गई है, तो उसी 3 को नहीं लिख सकते अब। अगर हाँ, अगर यहाँ पे 7 होता तो हम 7 को लिखते, क्योंकि 7 के ऊपर एक ही चीज है और ऊंची घात नहीं थी, तो इस 7 को लिखते। थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। तो एलसीएम ऐसे हम निकालते हैं, तो इसलिए हमने इसका एलसीएम ऐसे निकाला। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, तो कितना आया एलसीएम 60। आया समझ में कि नहीं? तो इसको हल कर लेंगे रफ में, 2 के ऊपर 2 की घात है, कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 का गुणा किस में करोगे 3 में, तो 4 तिया 12 हो गया। फिर 12 का गुणा किस में करोगे 5 में, तो 12 पंचे 60 हो गया। तो एलसीएम का है। अब पहला सवाल है इसलिए मैं बिल्कुल स्लो आपको समझा रहा हूं ताकि समझ में आए, और ये एलसीएम हम ऐसे निकाल सकते हैं। और ये जो हम लिखते हैं ना, ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। तो आप अपने पहले सवाल में लिख सकते हो कि ये क्या चीज है, अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं ये। तो अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें, सबसे बड़ी
घातें। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आएगा समझ में। अभी पहला सवाल है, थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, लेकिन याद रखना अभाज्य गुणनखंड की ऊंची ऊंची घातों को बस लिखते हैं। अब जैसे 3 के पास 1 की ही घात थी तो वही ऊंची मानी जाएगी, 5 अकेला ही था तो। लेकिन अगर ऊंची घात होती है ना, जैसे इस सवाल में देखो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, 3 के ऊपर 2 की घात है और 3 है, तो ऊंची ऊंची घातों को बस लिखेंगे। लाओ सब, बड़ा बड़ा सब लेके आओ, तो लाओ सब, सब लिखना है, लेकिन कौन सा, बड़ा बड़ा, यानी ऊंची ऊंची घातों को लिखना है। आ जाएगा समझ में, बहुत सरल है। ठीक है, अब हम लिखेंगे 6 और 20 का HCF, तो हेडिंग लगाएंगे 6 और 20 का HCF या मासा। अब इसमें क्या लिखेंगे, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ऊंची घातें नहीं लिखना है, बड़ी घातें नहीं लिखना है, छोटी घातें लिखना है। लेकिन कौन की छोटी घातें लिखना है, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। अब देखो दोनों के गुणनखंड ये हैं, ये कि ये है और एक ये है, इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, बहुत ध्यान से समझना, मैं इसको रफ में लिखता हूँ। देखो 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 के ऊपर 2 की पावर गुणित 5। 6 और 20 का एलसीएम, अब देखो या ये किसके हैं, 20 के, और 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, ऊपर देख लो, ऊपर देख लो, 2 और 3 है, ये नहीं थे सॉरी। ऊपर 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 और 3, तो यहाँ पे होगा 2 और 3। अब इसको मैं थोड़ा और अलग से लिखता हूँ, ये देखो थोड़ा दूर दूर लिख लिए। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणित 3, और 20 के कितने हैं, 2 के ऊपर 2 की घात गुणित 5। अब इन दोनों में आपको देखना है कि उभयनिष्ठ कौन है संख्या जो दोनों में है। तो आंसर है 2 ऊपर भी है और 2 नीचे भी है, लेकिन 2 पर 1 की घात है और ये 2 पर 2 की घात है। तो HCF में क्या करना है, सबसे उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी 2 की सबसे छोटी घात यानी 2 को लेना है। आया समझ में कि नहीं, छोटी घात को लेना है HCF में। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में 2 है, देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, लेकिन घातों का अंतर है, इसमें 1 की घात है इसमें 2 की घात है, तो भाई साहब 1 की घात वाला आपको ले लेना है, 2 आएगा मासा HCF। समझ में आया कि नहीं, तो 6 और 20 का HCF कितना होगा, 2 होगा। अब यही देखो HCF कितना सरल है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करवाऊंगा आपके दिमाग में, ताकि HCF के लिए और भी अगर संख्याएं कठिन से कठिन आए तो आप कर पाओ। अब जैसे आपको ये वाली संख्या दी गई हो और आपसे बोला जाए कि चलो इसमें HCF ज्ञात करो, HCF ज्ञात करो, तो HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढने का। किसका, उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढना है जो दोनों में हो। तो दोनों में क्या है, 2 5 7 ऊपर है और नीचे 3 2 5 है, तो दोनों में देखो 2 इसमें भी है तो 2 इसमें भी है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड में आपको एक संख्या मिली 2, फिर गुणा का चिन्ह लगा लो, और दूसरी संख्या आपको क्या मिली 5 जो दोनों में है, तो 5 भी लिख लो। देखो 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, देखो 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, दोनों में 2 और 5 है। क्या 7 इसमें है 7 इसमें है, नीचे वाले में नहीं है, 3 इसमें है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है 3। तो 2 और 5 जो है ऊपर भी है और 2 और 5 जो है वो नीचे भी है, तो 2 और 5 उभयनिष्ठ हैं। अब घातें देखो, HCF में लेना है छोटी घातें, HCF में क्या लेना होता है, छोटी घातें। तो 2 के ऊपर इन दोनों में से छोटी घात कौन सी है, ये वाली, तो 2 के ऊपर 1 की घात आएगी। अब 5 के ऊपर इन दोनों में से छोटी घात कौन सी है, 3 की कि 1 की, तो 3 की, तो ये 2 के ऊपर भी 1 की आ जाएगी, 5 के ऊपर भी 1 की आ जाएगी, और यही 5 दूनी 10 जो है इन दोनों संख्याओं का HCF निकल के आएगा। जैसे आपके पास यहाँ पे ये 2 संख्याओं के गुणनखंड दिए गए हैं, अब आज आपसे बोला जा रहा है कि इसका HCF क्या होगा। तो HCF निकालने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, आपको देखना है उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ संख्याएं देखिए जो दोनों में हैं और उनको यहाँ पे लिखिए रफ में। दोनों में क्या है, 2 इधर देखो, पहले चेक करो, 2 यहाँ पे है, क्या 2 इसमें है, बिल्कुल ये है 2, तो पहले 2 लिख लो, फिर गुणा का चिन्ह लगा लो। फिर इसके बाद आगे बढ़ो, 5 इसमें है, क्या 5 इसमें है, बिल्कुल ये है 5, तो 2 और 5 2 और 5 दोनों में है। इसके बाद आगे देखो 7 इसमें है, क्या 7 इसमें है, नहीं है, 17 है ये, तो ये 19 है, क्या इसमें 19 है, नहीं है। तो बस हमें 2 और 5 की जोड़ी ही मिली है जो दोनों में है।
अब दूसरा दिमाग क्या लगाना है? दूसरा दिमाग ये लगाना है कि दो की जोड़ी देखो, दो में देखो छोटी घात कौन सी है, 3 वाली है कि 2 वाली है। तो 3 वाली बड़ी घात हो जाएगी और 2 वाली छोटी। तो HCF में क्या लेना है? छोटी घातों को लेना है, मतलब 2 के ऊपर 2 की घात को ही आप प्रेफर करोगे, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन केवल 2 हैं, या तो 3 की घात लो या 2 के ऊपर 2 की घात लो। तो किसको लोगे? 2 के ऊपर 2 की घात को लोगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो यहाँ पे 5 के ऊपर 2 की घात है और 5 के ऊपर 3 की घात है, तो किसको लोगे? छोटी घात वाले को, 5 के ऊपर 2 की घात वाले को ले लोगे, और यही इसको हल करके जो आएगा वही उसका HCF होगा। जैसे आपको यदि दो संख्याओं के इस तरीके से गुणनखंड दिए गए हैं, अब आपसे बोला जाए कि HCF निकालो, तो कैसे निकालोगे HCF? बहुत सिंपल है। सबसे पहले उभयनिष्ठ संख्याएं देखो, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, फिर देखो और क्या है, 7 इसमें है, क्या 7 इसमें है? बिल्कुल ये है 7, 2 और 7। अब देखो 5 इसमें है क्या 5 कहीं? नहीं है। तो बस 2 और 7 और 2 और 7 ये आपको दिख रही होंगी। तो अब 2 में देखो, सबसे पहले इन दोनों में से युद्ध होगा, कौन जीतेगा? छोटी घात, 2 के ऊपर 2 की घात। आया समझ में? अब इसके ऊपर देखो, इन दोनों में युद्ध हो गया तो कौन जीतेगा? ये छोटी घात यानी 7 जीतेगा। बस इतना सा तो फर्क है। बस इनका गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 28 HCF आ जाएगा। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो इस तरीके से आप LCM निकालोगे और ये HCF निकाल लोगे। अब देखते हैं कि क्या हम इसकी जांच भी कर सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल, हम इसकी जांच कर सकते हैं, लेकिन अभी प्रश्न में हमसे जांच करने के लिए नहीं पूछा गया है। नहीं तो हम ये भी जांच कर सकते हैं कि ये जो हमने LCM और HCF निकाले हैं, क्या ये सही है कि नहीं है। तो जांच करेंगे जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा, क्योंकि प्रश्नावली के क्वेश्चन में भी पूछा गया है, तो जांच करना भी बता देंगे। ये वाला वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसमें केवल आपको HCF और LCM लेना सिखा पाया हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो अपने दोस्तों को भी बताया करो, और आगे बढ़ना है फेयर रजिस्टर ज़रूर बना लेना, और जितनी हो सकेगी मैं आपको हेल्प करता जा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें करेंगे उदाहरण 7। तो थैंक यू।